हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। मतलब अलग अलग जगह पे जो है जनसंख्या का वितरण, उसका जो है घनत्व वो अलग अलग होता है। तो इसका क्या क्या कारक है जो इसको प्रभावित करता है, क्या क्या कारक है जो किसी भी जगह की जनसंख्या को बढ़ाता है, या क्या कारक है जो किसी जगह की जो जनसंख्या है वो घटा देता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्या है, तो इसमें हम लोग बात क्या करेंगे, तो पहला तो जनसंख्या वितरण के बारे में। उसके बाद जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे भौतिक कारक, फिर सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, जनसंख्याकी जो कारक है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जनसंख्या का प्रतिरूप के बारे में। तो जनसंख्या वितरण है क्या? तो जनसंख्या वितरण है क्या, यानी कि जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या का बंटवारा। यानी कि पृथ्वी के भूतल पे अलग अलग जो प्रदेश हैं, अलग अलग जो क्षेत्र है, अलग अलग जो स्थान है, वहाँ पे कितना जनसंख्या कहाँ पे पाया जाता है, इसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो है जनसंख्या वितरण। ठीक है, तो जनसंख्या वितरण को अगर हम प्रभावित करने वाले कारक की बात करें, तो जनसंख्या वितरण का जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें सबसे पहला आता है भौतिक कारक। क्या आता है? तो भौतिक कारक आता है। तो भौतिक कारक मतलब क्या? कोई भी भौतिक चीजों से जो है अगर होगा जनसंख्या प्रभावित, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जलवायु के बारे में। ठीक है, जलवायु और स्थलाकृति के बारे में। तो अगर हम जलवायु और स्थलाकृति की बात करें, तो क्या है कि पृथ्वी का अलग अलग जगह पे जो है जलवायु अलग है। जलवायु अलग कहने का मतलब है कि अलग अलग जगह पे क्या है, तापमान अलग होता है, अलग अलग जगह पे आर्द्रता या वर्षा की मात्रा में अलग होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग जो है मिट्टी पाया जाता है, जल आपूर्ति की सुविधा जो है अलग अलग पाया जाता है जलवायु के अंतर के कारण। या स्थलाकृति जो है धरातल, कहीं पे पर्वतीय जमीन है, कहीं पे पठारी रीजन है, तो कहीं मैदानी क्षेत्र है। तो अलग अलग जो है स्थलाकृति या जलवायु होने के कारण क्या होता है, वहाँ की मिट्टी वगैरह अलग हो जाती है, वहाँ पे तापमान अलग हो जाता है, वहाँ पे वर्षा की मात्रा जो है अलग हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी अगर अलग होगा तो क्या होगा, कुछ मिट्टी काला मिट्टी होगा, कहीं पे लाल मिट्टी पाया जाएगा, कहीं पे जो है लेटेराइट मिट्टी पाया जाएगा, कहीं पे जो है कुछ मिट्टी क्या होगा कि कहीं पे जो है उर्वरा मात्रा जो है ज़्यादा होगा, जो कि पौधों का जो है वो अच्छा से जो है बड़ा कर पाएगा। कहीं पे क्या होगा, किसी मिट्टी में जो है उर्वरा क्षमता कम होगा तो वो कृषि वगैरह कम कर पाएगा। वहाँ पे जो है अगर जलवायु जो है खराब रहेगा तो वहाँ वनस्पति कम उगेगा, जहाँ की जलवायु अच्छी होगी वहाँ पे जो है वनस्पति वगैरह अच्छा उगेगा। तो किसी भी जगह पे क्या है कि जलवायु के अलग होने से क्या होता है कि पूरा तापमान, आर्द्रता, वर्षा या जितने भी भौतिक चीजें हैं वो सब अलग हो जाती है। और उसके कारण भी जो है क्या है, इसका जो असर है वो किस पे पड़ता है, तो जनसंख्या पे पड़ता है। अगर जब जलवायु अच्छा रहेगा, हम लोग का वहाँ पे रहने योग्य जो है वो निवास स्थान बना सकते हैं, वहाँ पे और सारी सुख सुविधाएं जो है अगर रहेगा तो वहाँ पे जो है आदमी रह सकता है। और अगर वो सब नहीं रहेगा तो वो जलवायु अच्छा नहीं रहेगा, तापमान, वर्षा वगैरह जो है अच्छा नहीं रहेगा, तो वहाँ मनुष्य कम रहेगा। तो ये जनसंख्या को प्रभावित किया। उसके बाद दूसरा जो है क्या है कि मिट्टी के बारे में बात करेंगे। आखिर मिट्टी कैसे प्रभावित करता है, तो जिस प्रकार से क्या है कि जलवायु अगर अलग अलग रहता है तो तापमान, आर्द्रता, वर्षा तो अलग होता ही है, साथ में इसके अलग होने के कारण क्या होता है कि अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग क्षेत्र में जो है मिट्टी अलग अलग पाया जाता है। क्या है कि जो मिट्टी है वो जितने भी समस्त जीव हैं उनके जीने का आधार है, क्योंकि मानव सभ्यता का जो है विकास ही किससे हुआ है, तो मिट्टी से हुआ है। सभी जीव, चाहे वो भोजन के लिए हो, चाहे वो भोजन में हम लोग मांसाहारी, शाकाहारी या जितने भी चीज हम लोग खाने के लिए उगाते हैं वो सब कहाँ से होता है, तो मिट्टी से ही पे ही आधारित होता है, मिट्टी में ही उगाया जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में जो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने का जो एक महत्वपूर्ण कारक है वो मिट्टी भी हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि किस उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, ठीक है, तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र का जो पोडजोल है, पोडजोल एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या है कि लेटेराइट मिट्टी जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि लेटेराइट मिट्टी जो है वो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता है, कृषि जो है उसमें अच्छे से नहीं किया जा सकता है। जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे अलग अलग कृषि कृषि नहीं होने के कारण वहाँ जनसंख्या कम निवास करेगी। यही जो है जहाँ पे काली मिट्टी पाया जाएगा, जहाँ नदी घाटी ज़्यादा पाया जाएगा, अगर मिट्टी उपजाऊ होगा तो उपजाऊ होने के कारण क्या होगा, वहाँ पे अलग अलग फसल उगा सकते हैं हम लोग, जो है खाद्य सामग्री का जो है मतलब भंडार कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि वहाँ पे जो है बड़ी जनसंख्या का निवास जो है भोजन प्रदान के लिए क्या होगा कि सक्षम हो जाएगा, तो जनसंख्या जो है अधिक से अधिक निवास करेगा। तो यानी कि जहाँ मिट्टी जो है, मिट्टी की समस्या कम होगी, और तथा या फिर हम लोग कह लें कि मिट्टी की समस्या ही नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या है जनसंख्या अधिक आकर्षित होगी। लेकिन यही जहाँ पे मिट्टी वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या होगा, कोई क्षेत्र जो है मिट्टी से ग्रसित होगा, मिट्टी अच्छी नहीं पाया जाएगा, तो वहाँ पे लोग जो है जनसंख्या का वहाँ से दूसरे जगह पे लोग जो है पलायन करने लगेंगे, प्रवास करने लगेंगे। तो क्या है कि कुछ जैसे भारत का मैदानी भाग है, या जहाँ पे क्या है कि मृदा वगैरह जो है सही मात्रा में पाया जाता है, उसका उर्वरा क्षमता सही रहता है, तो लोग अधिक निवास करते हैं। जहाँ पे जो है दलदली भूमि है, बालुई मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, तो वहाँ पे क्या है कि मिट्टी के कम उपजाऊ होने के कारण वहाँ पे जनसंख्या कम निवास करता है।
इसके बाद क्या है, खनिज पदार्थ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्या होता है कि जो खनिज भी जो है किसी जगह का जनसंख्या निर्धारण के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक प्रभावित कारक होता है। क्यों? क्योंकि अलग-अलग जगह पे क्या है, जलवायु अलग-अलग होने के कारण जो है अलग-अलग जगह पे जो है खनिज संसाधन भी अलग पाए जाते हैं। जैसे कोडरमा, झरिया वगैरह का जो झारखंड का जो जगह है, वहाँ पे क्या है, अधिक से अधिक जो है अभ्रक वगैरह पाया जाता है। अगर हम धनबाद का झरिया के बारे में बात करें तो वहाँ कोयला पाया जाता है। या ये अगर हम कुछ मरुस्थलीय भाग है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक मरुस्थलीय भाग है, ये कालूगरली और जो कुल गाड़ी है, वहाँ पे क्या होता है, सोने का खनन होता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या है, जनसंख्या आकर्षित होती है। वो वहाँ पे जो है खनन वगैरह का कार्य करके या उस खनिज को का के रूप में जो है औद्योगिक विकास करके जो है बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेटअप करके जो है वहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या का आर्थिक स्थिति सुधार होता है, जिसके कारण वहाँ पे भी खनिज पदार्थ के मौजूदगी का एक कारण ये भी है कि अलग-अलग जगह पे जलवायु अलग होने से जो है खनिज पदार्थ जब अलग-अलग पाया जाता है, तो ये खनिज पदार्थ भी जो है आर्थिक स्थिति के लिए जो है वहाँ पे लोगों को आकर्षित करता है, अपने आर्थिक स्थिति को सुधार लाने के लिए, अधिक से अधिक पैसे कमाने के लिए, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं जलाशय के बारे में और अभिगम्यता के बारे में। तो अगर हम जलाशय की बात करें तो क्या है, जलाशय के रूप में, जलाशय मतलब क्या? जहाँ पे जल प्रेज़ेंट होगा, तो जलाशय के रूप में जो हम लोग महासागर, सागर, झील, नदी, तालाब, नहर, कुआँ, ये सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। कुछ जो है प्राकृतिक है, तो कुछ जो है मानव के द्वारा बनाए गए यानी कि कृत्रिम है। तो जल के द्वारा जो है मानव क्या होता है, आवागमन का सुविधा करता है, यानी कि परिवहन के तौर पे इस्तेमाल करता है, कृषि के तौर पे इस्तेमाल करता है, कृषि के लिए, उद्योग के लिए इस्तेमाल करता है, पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये जो जलाशय है, ये सब समस्याओं को क्या करता है, दूर करता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो यातायात वगैरह का सुविधा के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता था, वो नदियों, महासागरों, यही सब को इस्तेमाल किया जाता था। नदियाँ और महासागर जहाँ पे होते थे, तो वहाँ पे जो है कृषि वगैरह के लिए पानी जो है मतलब सिंचाई के लिए जो पानी का मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे जगहों पे क्या होता था, अधिक-अधिक जो है बड़े-बड़े घर वगैरह बनते गए धीरे-धीरे, वहाँ पे लोगों का वास होने लगा नदियों के किनारे। तो आज जो है अगर हम देखें तो बहुत सारा क्षेत्र या देश या बहुत सारा राज्य ऐसा है जो नदियों के किनारे बसा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे धीरे-धीरे इसी तरह जनसंख्या का निवास जो है बढ़ता गया। बहुत सारा अगर हम बात करें, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, फिर लॉस एंजेलिस, कैलिफोर्निया, तो ये सब जितने भी जगह हैं क्या है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये सब क्या है, मतलब नदी वगैरह के किनारे, इस महासागर वगैरह के किनारे जो बसा देश या राज्य है, यहाँ पे क्या है कि जलाशय जो है अच्छा सुविधा होने के कारण यहाँ जनसंख्या जो है वो अधिक निवास करता है। अगर हम अभिगम्यता की बात करें, यानी कि एक्सेसिबिलिटी की बात करें, तो अभिगम्यता का मतलब क्या होता है? अभिगम्यता का मतलब होता है जहाँ पे लोगों को रहना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जहाँ पे पहुँच पाना जो है बहुत मुश्किल है। जैसे बहुत ज़्यादा ऊबड़-खाबड़ ज़मीन है, या वहाँ पे जो है कुछ भी अच्छा चीज़ जो है नहीं पाया जाता है, जंगल पूरा भरा-हुरा है, जिसके कारण वहाँ पे रहना मुश्किल है। तो ये ऐसे जगह पे क्या कहते हैं, अभिगम्यता। लेकिन एक बार जब स्टार्ट हो जाता है, यही अगर हम समतल मैदानी भूभाग की बात करें, तो वहाँ पे सड़क वगैरह आसानी से बना सकते हैं। सड़क वगैरह का आवागमन के लिए, यानी कि गाड़ियों वगैरह के आने-जाने के लिए पर्याप्त सड़क बना सकते हैं। तो वैसी जगह पे भी क्या होता है, जनसंख्या जो है बढ़ता है, ठीक है? अब दूसरा हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक की, जिसमें क्या है, नगरीकरण, ठीक है? तो अगर हम नगरीकरण की बात करें, क्या है कि नगरीकरण हम लोग उस क्षेत्र में जो है आरंभ होता है, जहाँ पे व्यापार वगैरह की व्यापारिक गतिविधियाँ अधिक होती है, यानी कि व्यापार वगैरह ज़्यादा होता है, परिवहन का सुविधा जो है ज़्यादा होता है, जहाँ पे 5,000 से लेकर के 1 लाख से अधिक जनसंख्या जो है निवास करता है। तो धीरे-धीरे क्या होता है, वहाँ पे जो है रोज़गार वगैरह का सुविधा अधिक होने के कारण जो है, रोज़गार अधिक पाने के कारण जो है, लोग जो है नगर में जाते हैं। तो नगरीकरण, अगर नगर का विकास होगा, औद्योगिक विकास होगा, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और लोग जो है अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जो है वहाँ पे प्रवास करेंगे, नगर में जाएँगे। तो नगरीकरण भी जो है जनसंख्या की वृद्धि होने का बहुत बड़ा कारण है। अगर हम बात करें आर्थिक तंत्र या तकनीकी विकास के बारे में, तो क्या है कि लोग जो है कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले वो अपने आर्थिक स्थिति के बारे में सोच करके कहीं पे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं पे भी उनका गमन का जो मेन मकसद होता है, मेन जो केंद्र बिंदु होता है, वो किस बात पे फ़ोकस करते हैं, तो अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के, आर्थिक तंत्र यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, ठीक है? किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ही जो है वो निर्धारित किस बात पे होता है, वहाँ पे आर्थिक स्थिति के बारे में, यानी कि अगर हम लोग किसी व्यक्ति का बोलेंगे कि आर्थिक स्थिति अच्छा है, कहने का मतलब उसके पास भूमि है, रहने के लिए निवास स्थान है, खाद्य सामग्री जो है भरपूर मात्रा में है, रोज़गार है उसके पास, उसके बाद क्या है कि वो उस जहाँ पे रहता है वहाँ पे सुरक्षित है। तो यही सब चीज़ जो है डिसाइड करता है आर्थिक तंत्र के बारे में। यानी कि अगर किसी देश का, किसी जनसंख्या का आर्थिक तंत्र अच्छा है, कहने का मतलब है कि उन भूमि की उपलब्धता है, खाद्य सामग्री प्रेज़ेंट है, उसके बाद रोज़गार का अवसर है, वहाँ पे जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे क्या है कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छा है। तो इससे क्या होगा कि आर्थिक स्थिति अगर अच्छी रहेगी, ये सब जगह पे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहेंगे। कई लोग जो है कृषि करके, कई लोग जो है वो
बहुत सारे अलग-अलग कामों को करके अपना आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हैं। चाहे वो औद्योगिक विकास करके हो, चाहे वो कोई मतलब दुकान दें, चाहे कोई वो लकड़ी वगैरह काट करके बेचें, कुछ भी करके अपना आर्थिक स्थिति को सुधार लाते हैं। यानी कि आर्थिक स्थिति में सुधार कब आएगा? जब वहाँ पे हम लोग आर्थिक स्थिति का कोई आर्थिक कार्य करेंगे और आर्थिक कार्य करने के लिए कोई जगह होना चाहिए जहाँ पे जिसको इस्तेमाल करके हम लोग आर्थिक कार्य कर सकते हैं। तो जहाँ पे जो नेचुरल संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, वो अधिक मात्रा में पाया जाएगा, वहाँ लोग अधिक रहेंगे। और तकनीकी विकास की बात करें तो तकनीकी विकास का भी जो है एक जनसंख्या के वितरण वगैरह पे जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है? अगर तकनीकी सुविधा होने के कारण ही जो है आज जो है हम लोग कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर पाते हैं और क्या है कि कम टाइम में जो है बहुत ज़्यादा कृषि कर पाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह से हल जोत पाते हैं, हम लोग सिंचाई के लिए ट्यूबवेल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलग-अलग मशीनों का इस्तेमाल करके हम लोग अपने जीवन को और ईज़ी बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते हैं। तो अगर तकनीकी विकास जो है ज़्यादा होगा, मशीन वगैरह का निर्माण ज़्यादा होगा, तो हम लोग वैसे मरुस्थलीय रीजन में भी क्या हो सकता है जहाँ पे तापमान अधिक है, पानी की कमी है, तो वहाँ पे जो है अच्छे-अच्छे मशीनों का इस्तेमाल करके हम लोग पानी वगैरह का पता लगा सकते हैं। कहाँ पे कृषि अच्छा हो सकता है, उसके मिट्टी के बारे में पता लगा सकते हैं। तो तकनीकी विकास के कारण क्या होगा कि और सारे जो है काम जो है अच्छे हो पाएँगे और अगर और सारे अच्छे काम जैसे वहाँ पे रहने के लिए निवास स्थान, खाद्य सामग्री की आपूर्ति हो पाएगी, रोजगार का अवसर प्रदान होगा, तो उससे क्या होगा लोगों का भी वहाँ पे आवागमन ज़्यादा हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ेगा। तो जनसंख्या के गतिशीलता या वृद्धि में जो है तकनीकी विकास का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद राजनीतिक और सामाजिक कारक भी जो है जनसंख्या के वितरण या उसको ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर हम राजनीतिक कारक की बात करें तो राजनीतिक सीमा का निर्धारण, औद्योगिक नीतियाँ, पुनर्वास नीति या प्रवास, व्यापारिक नीतियाँ ये सब आ जाता है, ठीक है? अगर मान लेते हैं कि किसी जगह पे जो है वो राजनीतिक जो नियम वगैरह बनाए गए हैं वो अच्छे हैं, लोगों के लिए हितकारी है, राजनीतिक नियम ऐसे जो भी बनाए जाते हैं वो लोगों के भलाई के लिए ही देख कर के बनाया जाता है। तो अगर राजनीति किसी देश की राजनीतिक स्थिति अच्छा है, वहाँ के नेता जो है करप्ट कम है, वहाँ की जो है स्थिति वहाँ पे विकास जो है वो ज़्यादा हुआ है, तो उस जगह पे क्या होगा एक तरह से लोगों का जो है ज़्यादा विकास हो पाएगा, लोग जो है वहाँ पे ज़्यादा जा पाएँगे, वहाँ पे शिक्षा वगैरह का सुविधा होगा, अच्छी सरकार होगी, आपके सभी सुख-सुविधाओं के लिए जो है सरकार अच्छे से अच्छे नियम या कानून बनाएगी, आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेगी, तो इससे क्या होगा लोगों का भी वहाँ पे जो है जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा, तो राजनीतिक कारक भी इस तरह प्रभाव डालता है। इसके बाद सामाजिक कारक की अगर हम बात करें, तो समाज में भी जो है बहुत सारे सामाजिक असमानता फैला हुआ है। लोग जो है बहुत जगह पे जो है क्या है एक-दूसरे में जो है रंग, भेद, आकार, स्वरूप या बहुत सारी चीज़ों को जाति वगैरह से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड जो है एक-दूसरे को बाँटते हैं। लेकिन अगर समाज में जो है लोग अच्छे से रहेंगे, एक-दूसरे को जो है भेदभाव नहीं होगा, असमानता नहीं होगा, लोग जो है एक-दूसरे को जो है वो अच्छे नज़र से देखेंगे, दूसरे को मदद करेंगे, तो समाज का अगर जहाँ पे स्थिति ज़्यादा अच्छा होगा, सामाजिक परिवेश जहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा, जहाँ पे लोग जो है वो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा बसेंगे, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा, तो इस प्रकार से सामाजिक संगठन भी जो है वो एक सांस्कृतिक कारक है जिसमें क्या होता है कि वो मदद करता है जनसंख्या के वितरण को अध्ययन करने में। इसके बाद हम लोग लास्ट जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है जनसांख्यिकी कारक यानी कि डेमोग्राफिक फैक्टर। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जनसांख्यिकी जो कारक है यानी कि डेमोग्राफिक फैक्टर, इसमें जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक के बारे में जानते हैं, ठीक है? पहला जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में और दूसरा आवास या प्रवास के बारे में। कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पे जो है जन्म दर अच्छा होगा, मृत्यु दर जो है कम होगा, वहाँ पे लोग अधिक रहना पसंद करेंगे कि जिस जगह पे जो है वहाँ का जलवायु अच्छा होगा, जलवायु जो है स्वास्थ्य वगैरह वर्धक होगा यानी कि स्वास्थ्य अच्छा रखेगा, तो वहाँ पे लोग जो है जन्म वगैरह अधिक लेगा, मृत्यु दर कम होगा और उससे क्या होगा जनसंख्या बढ़ेगा। तो एक तो इससे जो हम लोग जान सकते हैं और प्रवास भी जो है जनसांख्यिकी कारक है। प्रवास के अनुसार से हम लोग को पता चलेगा कि किसी देश में, किसी राज्य में या किसी नगर या गाँव में कितने लोग आए हैं या गए हैं, तो इससे हम लोग जनसंख्या के वितरण और प्रतिरूप के बारे में जान सकते हैं। तो जनसांख्यिकी कारक को अध्ययन करके या हम लोग जो है मतलब जनसंख्या वितरण को जो है उनके भौतिक कारक जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी, खनिज पदार्थ या सामाजिक सांस्कृतिक कारक जैसे नगरीकरण, आर्थिक तंत्र, तकनीकी विकास, राजनीतिक कारक या सामाजिक कारक और जनसांख्यिकी कारक को पढ़ करके अध्ययन करके हम लोग जो है ये जान पाते हैं कि जनसंख्या का अलग-अलग पृथ्वी के भूतल पे अलग-अलग प्रदेश में जो है जनसंख्या का वितरण कितना है और वो किन बातों पे निर्भर करता है, किन कौन से कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, ये हम लोग जान पाएँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।